दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम्स में से एक में हाल ही में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और इसकी शुरुआत हुई है इसके नाम से। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ नाम ही बदला है या फिर ये एक नई शुरुआत है और लाखों ग्रामीण मजदूरों के लिए असल में बहुत कुछ बदलने वाला है। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम किन किन पहलुओं पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले योजना के नए नाम को देखेंगे, फिर मनरेगा क्या था उसे फटाफट समझेंगे, उसके बाद पुराने और नए सिस्टम में क्या फर्क है ये जानेंगे, फिर देखेंगे कि पावर और पैसा अब किसके हाथ में होगा, और आखिर में इस पूरे बदलाव को एक बड़े पॉलिटिकल पैटर्न में रख के समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, योजना का नया नाम यानी मनरेगा से वीबी रामजी तक का सफर। तो देखिए, जो सबसे पहला और साफ बदलाव है वो है नाम का। जिसे हम सब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा के नाम से जानते थे, उसका अब नया नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, शॉर्ट में कहें तो वीबी रामजी। वैसे ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये एक पैटर्न का हिस्सा लगता है। पहले भी कई पुरानी योजनाओं के नाम बदले गए हैं, जैसे JNNURM अमृत बन गया, इंदिरा आवास योजना अब प्रधानमंत्री आवास योजना है, और मिड डे मील स्कीम को अब हम PM पोषण के नाम से जानते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये समझने के लिए कि बदला क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये स्कीम पहले थी क्या। तो मनरेगा का एक क्विक रिकैप करते हैं। देखिए, मनरेगा जो 2005 में आया था वो सिर्फ एक स्कीम नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही ऐतिहासिक कानून था। ये कानून भारत के हर ग्रामीण परिवार को काम का कानूनी अधिकार देता था, यानी सरकार की गारंटी थी कि साल में 100 दिन का काम मिलेगा ही मिलेगा। इसकी कुछ खास बातें थी। 100 दिन के काम की पक्की गारंटी, 1/3 नौकरियां महिलाओं के लिए रिजर्व थी, काम भी लोकल लेवल पर होता था, जैसे तालाब खोदना या सड़कें बनाना। मजदूरी को महंगाई के साथ जोड़ा गया था, और सबसे जरूरी बात, पूरी प्लानिंग बॉटम अप होती थी, मतलब गांव के लोग तय करते थे कि उन्हें किस काम की जरूरत है। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। पुराना सिस्टम कैसा था और अब नया क्या है, एक एक करके इन बड़े बदलावों को समझते हैं। पहला बड़ा बदलाव है काम के दिनों की गारंटी में। पहले 100 दिन का काम मिलता था, और अगर कोई सूखा या बाढ़ जैसी आपदा आ जाए तो 150 दिन। अब नए सिस्टम में सबके लिए एक बराबर 125 दिन कर दिए गए हैं। कहने को तो ये एक बढ़ोतरी है, लेकिन असली कहानी इन आंकड़ों में छुपी है। इंडियन एक्सप्रेस का डेटा बताता है कि 12 करोड़ रजिस्टर्ड मजदूरों में से सिर्फ 40 लाख को ही पूरे 100 दिन का काम मिल पाया। ज्यादातर लोगों को तो 50 दिन का काम भी मुश्किल से मिलता था। तो सवाल यह है कि क्या 125 दिन की गारंटी अब हकीकत बन पाएगी? अगला बदलाव है जॉब कार्ड की वैलिडिटी में। पहले जॉब कार्ड 5 साल तक चलता था, अब ये सिर्फ 3 साल के लिए वैलिड होगा। और इसके पीछे का लॉजिक ये दिया जा रहा है कि जो फर्जी मजदूर हैं या जो लोग काम के लिए शहर चले गए हैं, उन्हें सिस्टम से जल्दी बाहर किया जा सके। और अगर कोई धोखाधड़ी करता है तो अब जुर्माना सीधा 10 गुना बढ़ा दिया गया है, 1,000 रुपए से सीधे 10,000 रुपए। इतना ही नहीं, सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और GPS जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी धोखाधड़ी पकड़ने की तैयारी में है। अब आते हैं इस पूरे बदलाव के सबसे बड़े, सबसे जरूरी हिस्से पर, पावर और पैसा। यानी अब योजना कौन बनाएगा और उसका खर्चा कौन उठाएगा। तो देखिए, योजना बनाने का तरीका ही पूरा पलट दिया गया है। पहले ये बॉटम अप था, मतलब गांव और राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान बनाते थे और केंद्र से पैसा मांगते थे। लेकिन अब ये टॉप डाउन होगा, यानी केंद्र सरकार दिल्ली में बैठकर एक फॉर्मूले के हिसाब से तय करेगी कि किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा। तो सवाल उठता है कि ये टॉप डाउन अप्रोच क्यों? इसकी वजह ये आंकड़े बताए जा रहे हैं। देखिए, तमिलनाडु में देश के सिर्फ 1% गरीब हैं, लेकिन उन्हें मनरेगा का 15% फंड मिला। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां देश के 45% गरीब रहते हैं, दोनों को मिलाकर सिर्फ 17% फंड मिला। इसी असंतुलन को ठीक करने का तर्क दिया जा रहा है। तो अब पैसों का बंटवारा कैसे होगा? ये चार्ट इसे साफ साफ दिखाता है। अब हर खर्च में 60% हिस्सा केंद्र सरकार का होगा और 40% हिस्सा राज्य सरकारों को देना होगा। तो असल में इसका मतलब क्या हुआ? पहले देखिए, मजदूरों की पूरी दिहाड़ी यानी 100% केंद्र सरकार देती थी,
और सामान का 75% खर्चा भी केंद्र ही उठाता था। लेकिन अब मजदूरी हो या सामान का खर्चा, सब कुछ 60-40 के रेशियो में बटेगा। इसका सीधा मतलब है कि राज्यों पर अब काफी ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ने वाला है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सब एक बड़े पिक्चर में कैसे फिट होता है। क्या ये किसी बड़ी राजनीतिक प्रवृत्ति का हिस्सा है? इस पूरी स्थिति को समझने के लिए एक टर्म है कॉम्बैटिव फेडरलिज्म, जिसे हम झगड़ालू संघवाद भी कह सकते हैं। इसका मतलब एक ऐसी राजनीतिक स्थिति है जहां केंद्र और राज्यों के बीच पैसे, पावर और योजनाओं को लेकर खींचतान और टकराव बढ़ने लगता है। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसके संकेत हमें कई जगह देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो जीएसटी के पैसे को लेकर राज्यों और केंद्र का विवाद हो, या नीट जैसे एग्जाम्स पर कंट्रोल की बात हो, सीमा पर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र से लेकर सीबीआई जांच की सहमति तक केंद्र और राज्यों में टकराव के कई उदाहरण हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये सिर्फ एक स्कीम में हुआ छोटा-मोटा बदलाव नहीं है। ये असल में फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को राज्यों से लेकर केंद्र के हाथों में देने की तरफ एक बड़ा कदम है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या इन बदलावों से एक बेहतर और ज्यादा असरदार रोजगार कार्यक्रम बनेगा, या फिर इससे भारत के फेडरल स्ट्रक्चर यानी केंद्र और राज्यों के संबंधों में नए टकराव पैदा होंगे? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।